नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। इस बार नए मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ हैं जेपी मूलचंदानी, भाजपा के प्रवक्ता हैं, लेकिन फार्मास्यूटिकल के बहुत ही बड़े व्यापारी हैं, थोक का कामकाज करते हैं, दवा व्यापार से जुड़े हुए हैं और अर्थशास्त्र की खासी समझ रखते हैं। मेरे दूसरे मेहमान हैं नीतेश गुप्ता जी। आप अहिल्या चैम्बर एंड कॉमर्स के टैक्स सलाहकार हैं, कर सलाहकार हैं, वित्तीय विशेषज्ञ हैं और विभिन्न वित्तीय डिबेट्स में शामिल होते रहते हैं। आप दोनों का स्वागत है। बजट पेश हो चुका है, बजट का विश्लेषण जारी है। ये बजट के बारे में कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को यानी बुनियादी अधोसंरचना को बढ़ावा देने वाला है, गांव की बात करने वाला है, खासतौर पर असंगठित मजदूरों की बात करने वाला है। और जिन 6 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम सहित उन 6 राज्यों के बारे में इस बजट में काफ़ी उदारता दिखाई गई है। लेकिन दूसरी तरफ मध्यम वर्ग के लिए इस बजट में कुछ खास नहीं है। मध्यम वर्ग को इस बजट में बहुत राहत नहीं मिली है। पेट्रोल पर 2.5 रुपये लीटर और डीजल पर 4 रुपये लीटर कृषि शेष लगा दिया गया है। हालांकि सरकार दावा ये कर रही है कि इस कृषि शेष का आम ग्राहक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए बात करते हैं बजट की दो विशेषज्ञों के साथ। गुप्ता जी आपका स्वागत है, मूलचंदानी जी आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले गुप्ता जी, इस बजट को आप किस तरह से इसका विश्लेषण करेंगे? आप वित्तीय विशेषज्ञ हैं और अहिल्या चैम्बर एंड कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, तो जो व्यापारी वर्ग है वो, अगर उसकी मैं बात करूं तो ये बजट उसको किस तरह से प्रभावित कर रहा है, किस तरह से उन पर असर डाल रहा है? सरकार ने जो बजट को पेश किया है, या फाइनेंस मिनिस्टर ने जिस तरह से बजट को हमें दिखाया है, उसके 2 प्रारूप हैं। पहला प्रारूप, उन्होंने बड़ी बड़ी मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जैसे हम बात करें हेल्थ केयर सेक्टर, हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर को, हम बात करें पावर सेक्टर को, उस जगह पर सरकार ने इस चीज़ों को सबसे ज़्यादा एम्फेसिस दिया है। हम अगर बात करें कोविड समय से कैसे कैसे सरकार ने इसको आगे लेते गए, तो उन्होंने जो कोविड के समय उनकी जो सोच थी उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया है। हेल्थ केयर सेक्टर में पहली बार हिंदुस्तान में 2,23,23 लाख करोड़ का बजट में प्रावधान दिया है, जो मेरे हिसाब से आज तक कभी भी नहीं दिया था। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर करीब करीब मोटा मोटा 5 लाख करोड़ का प्रावधान दिया है, वो भी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हुआ है। पावर सेक्टर में 3 लाख करोड़ का दिया है। ये जो चीज़ें हैं ये दिखाती है, दर्शाती है कि सरकार का मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा एफडीआईज के लिए मार्केट को ओपन करना और एफडीआईज को आकर्षित करना सबसे मूलभूत उनका वो है। उसी के जो मेरा मूल सवाल था गुप्ता जी आपसे कि जो इंदौर का, मध्य प्रदेश का, तराना का, मालवा का, उज्जैन का जो छोटा व्यापारी है, किराना व्यापारी है, छोटी जूते की दुकान है जिसकी, उसके लिए बजट किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है? वो मेरा आपका क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन है, वो सेकंड प्रारूप है। सरकार ने उन लोगों को डायरेक्टली कोई भी बेनिफिट्स नहीं दिया। अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स के स्लैब्स, या हम बात करें उनको डायरेक्ट बेनिफिट्स की या उनके लोन्स की, तो सरकार ने उसके ऊपर बिल्कुल भी छुआ नहीं है उसको। ये उन लोगों के लिए एक तरह से उनके लिए दिक्कत हुई है। हम अगर बात करें तो सरकार ने टॉप टू बॉटम अप्रोच रखा है कि अगर ऊपर के इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे तो उससे नीचे 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 किस तरह से हम अपने आप को बढ़ाएंगे। तो इकोनॉमिक्स में 2 चीज़ें होती है, एक टॉप टू बॉटम अप्रोच, एक होता है बॉटम टू टॉप अप्रोच। तो सरकार ने जो पिछले 4 साल से काम किया था उसी तरह से टॉप टू बॉटम अप्रोच का ही काम किया है। जबकि इस बजट में कोविड की वजह से आदमी बहुत सा ठगा महसूस कर रहा था, उसकी सेविंग्स पूरी तरह से खत्म हो गई थी। छोटे छोटे व्यापारी हैं अपने आप को खत्म हो गए और दूसरी वो एक नई चीज की, नए राह की तरफ देख रहे थे। सरकार ने कस्टम ड्यूटीज में कुछ वो आशाएं पूरी नहीं हुई। जब भी मूलचंदानी जी, मैं 2 तरह से आपसे बात करूंगा। एक तो आप चूंकि दवा व्यापार के बड़े व्यापारी हैं, दवा को जानते हैं, उस पर मैं अलग बात करूंगा आपसे। लेकिन भाजपा नेता के नाते जिस तरह से नीतेश गुप्ता जी कह रहे हैं कि मध्यम वर्ग के लिए, छोटे व्यापारी के लिए कुछ नहीं किया गया। हालांकि मध्यम वर्ग की फेवरेट पार्टी भाजपा रही है शुरू से, जनसंघ के ज़माने से। छोटा व्यापारी, दुकानदार, कारोबारी की फेवरेट पार्टी रही है भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के ज़माने से। लेकिन वो आज अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रही है, जैसे कि हमारे वित्तीय विशेषज्ञ गुप्ता जी ने भी कहा। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, मुझे लगता है प्रतीक जी कि जो ये बजट था,
ये बजट एक मूलभूत बात इसमें यह है कि कोरोना काल के बाद का बजट था। बहुत ज़्यादा सरकार को इसमें करने के लिए कुछ भी नहीं था। दूसरा, एक मानसिकता बन जाती है कि कुछ ना कुछ हमको इनकम टैक्स स्लैब में परिवर्तन मिलेगा। मेरा प्रश्न ये है कि क्यों मिलेगा? पिछली बार जो उन्होंने बेनिफिट्स दिए हैं, क्या हम ये नहीं देख सकते उन्होंने आम जनता पे बर्डन बढ़ाया नहीं है? आप ये भी देखिए, कोरोना काल के अंतर्गत पूरे देश ने उसको भोगा है, महामारी को सहा है। हमने उस कोरोना काल में जो महामारी में हमारी कमियां देखी है, उसको लेके पूरे बजट पे जो मेरे साथी ने बोला टॉप टू बॉटम, अब हमको टॉप टू बॉटम चलने की जरूरत है। ये ने ऊपर सही होगा तो नीचे आते आते अपने आप सही हो जाएगा, नीचे सही होगा तो जरूरी नहीं है कि ऊपर सही हो। इसको लेके जिस प्रकार ने हमने परेशानी देखी, तो ये हमको महसूस हुआ कि हमको पहले ऊपर स्तर पे सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। अगर ऊपर ठीक हो गया तो उसके सारे के सारे बेनिफिट नीचे तक मिलेंगे। आप देखेंगे कि पहले जो है बिफोर लास्ट ईयर कितने लोग इनकम टैक्स भरते थे और लास्ट ईयर उसमें कितना बड़ा इजाफा हुआ है। यानी देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। इस पॉलिसी पे मोदी सरकार काम कर रही है। इनकम टैक्स तो जो है वो आप ITR भर रहे हैं, हाँ। टैक्स का भर रहे हैं। ITR भरना जरूरी है तो भर दिया साहब, मैंने भी उसका नो टैक्स वाला। नहीं, वो संख्या बढ़ रही है, टैक्स देने वालों की संख्या कहाँ बढ़ रही है? बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रतीक जी प्रश्न करा। पहली तो मानसिकता ही नहीं थी कि इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, अब लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरने लगे, उसके बाद टैक्स भी भरेंगे। तो ये परिवर्तन धीरे धीरे होता है, क्योंकि हमारी जो हिंदुस्तान की जनता है वो उसकी सोच धीरे धीरे बदलती है। और जहां तक बेनिफिट्स का सवाल है, तो मेरे साथी ने बिल्कुल, मैं उनकी बात से सहमत हूं। हमको रोजगार नहीं देना है, हमको रोजगार के अवसर पैदा करना है। अगर हमको रोजगार के अवसर पैदा करना है तो हमको हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा, हमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा, और ये चेंज होगा तो उसका बेनिफिट नीचे मिलेगा। आज देखिए, एक छोटा सा उद्योग अगर कोई लगाता है, छोटा सा उद्योगपति, वो बैंक से लोन लेके अगर उद्योग लगाता है, व्यापार शुरू करता है, तो वो कम से कम 10 से 20 लोगों को रोजगार देता है। अगर हम रोजगार देंगे तो एक व्यक्ति को दे सकते हैं, 2 व्यक्ति को दे सकते हैं, परंतु हमने उसको आत्मनिर्भर बना दिया, जिस पर मोदी जी की केंद्र सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की या प्रदेश की सरकार हो, इस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीच में एक बैठक करी अधिकारियों की, उस बैठक में मैं भी उपस्थित था। उन्होंने जैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों ने उद्योग धंधों की बात की, तो उनका पहला प्रश्न था कि हम ये उद्योग धंधे जो खोलेंगे उसमें कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। तो कहने का मतलब ये कि रोजगार देना है, परंतु हमें रोजगार जो देना है उद्योगपति के रूप में वो रोजगार देगा। यानी बेनिफिट चाहे डायरेक्ट हो नहीं हो, पर इनडायरेक्ट बेनिफिट निश्चित रूप से होंगे। गुप्ता जी, ये ऐसा मेरा मानना है। जिस तरह से मूलचंदानी जी कह रहे हैं कि ये ऊपर से जो गौमुख से गंगा आ रही है, उसमें नीचे के भागीरथ पुत्र भी तर जाएंगे। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि आज कोविड का, इन्होंने कहा कि कोविड काल का बजट है, कोविड पोस्ट कोविड बजट है। कोविड ने हमारे अर्थशास्त्र को तोड़ दिया, हमारे अर्थतंत्र को तोड़ दिया, और उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा उठाया छोटे व्यापारी ने, छोटे उद्योगपति ने, छोटे जगत आम आदमी ने। ये बजट क्या उस पर मरहम लगाता हुआ या उनको अपने पैरों पर फिर खड़ा करने में सहायक होगा कि उद्योग धंधे फिर से जो कोविड में परेशान हो गए हैं या तबाह हो गए हैं वो फिर से खड़े हो पाएंगे? आपको ऐसा लगता है कि इस बजट ने कहीं ना कहीं एक बूस्टर का काम किया है? सर, मेरे हिसाब से ये जो बजट है ये बूस्टर का काम नहीं कर रहा है। कारण उसका सबसे बड़ा एक ही रीज़न है कि आपने टॉप टू बॉटम अप्रोच तो रखी है, किंतु आज नीचे तबके के जो लोग हैं, मध्यम वर्ग व्यापारी, मध्यम वर्ग का आदमी, उसकी कमर टूट चुकी है। कोविड काल ने उसकी कमर तोड़ दी है। सरकार को उसको वहां पर एक बूस्टर, एक इंजेक्शन वहां लगाना जरूरी था। अगर आप उसको इंजेक्शन लगाएंगे जब तो वो खड़ा हो पाएगा, और खड़ा हो पाएगा तो अपना काम कर पाएगा। ऊपर की जरूरत बहुत जरूरी था। सरकार ने पैसा कहां से इसमें इन्फ्यूज करना है उसके बारे में बता दिया हमें कि हम कैसे पैसा लेके आ रहे हैं और हम कैसे करेंगे। किंतु मध्यम वर्ग आज अपने आप को ठगा से महसूस कर रहा है, और उसका ठगा से महसूस करने का एक ही कारण है, क्योंकि वो आज की तारीख में गिर गया है। उसको उठाने के लिए कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। अगर वो रहेगा ही नहीं तो आप उसको किस तरह से उठाएंगे? परचेसिंग पावर बढ़ाने की बात करने की जरूरत थी कि मध्यम वर्ग की और छोटे आदमी की परचेसिंग पावर बढ़े, तो जरूरी है कि उसके पास कहीं ना कहीं दूसरी तरीके से पैसे आना चाहिए। कीन्स का जो सिद्धांत है कि गड्ढा खुदवाइए, गड्ढा भरवाइए और लोगों को पैसा दीजिए, क्या वो हम डायरेक्ट लोगों तक पैसा पहुंचा पाए? इस बजट में ऐसा कोई प्रावधान दिखता है आपको? इस बजट में डायरेक्टली पैसा पहुंचाने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर हम बात करें आज से 6 महीने पहले
जून में जब 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया था, उस समय भी उन्होंने मध्यम वर्ग और दूसरों को केवल लोन देने की बात की थी, डायरेक्ट बेनिफिट्स उनको नहीं थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारे साथ गलत करा, परंतु आज जो मध्यम वर्ग को डायरेक्ट बेनिफिट्स चाहिए थे, उनको चाहिए था कि उनकी सेविंग्स पूरी खत्म हो गई है, मैं कहाँ से पैसा ला के वापस इन्फ्यूज़ करूँ, क्योंकि आज अगर मैं बैंक से ब्याज में पैसा लेता हूँ तो मुझे वो ब्याज देना भी है और साथ में पैसा भी चुकाना है। आज हम उस चीज़ को कहाँ से उठाएंगे? आज आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स को, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को धरातल पे लाने के लिए आपको समय लगेगा, 1 साल लगेगा, 6 महीने लगेंगे, 1.5 साल लगेगा, 2 साल लगेगा। मैक्सिमम जितनी भी सरकार ने आज आपको जितने भी प्रोजेक्ट दिखाए हैं उसका उन्होंने 5 साल का रोड मैप दिखाया है, परंतु उस 5 साल तक क्या ये मध्यम वर्ग आपके पास चल पाएगा? आज उस मध्यम वर्ग को कैसे हम कर पाएंगे? आज आपने देख लिया, कोविड के समय सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, पहले ही मध्यम वर्ग वहां पर टूट चुका है, उसको किसी ना किसी तरह का बूस्टर्स की जरूरत थी। वो बूस्टर्स आज की तारीख में किस तरह से आप कर रहे थे? कुछ ना कुछ डायरेक्ट बेनिफिट देने के बाद काम कर रहे थे। जी चलिए, मूलचंदानी जी, आप तो एक व्यापारी भी हैं, फार्मास्यूटिकल से जुड़े हुए हैं और बड़ा काम आपका है। चूंकि आपका फार्मास्यूटिकल का बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल चाइना से आता है, आज कस्टम की बात की, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है, विदेशी सामान महंगा हो गया। एक भारतीय होने के नाते मैं बहुत इस बात से खुश हूँ, सहमत हूँ कि विदेशी सामान महंगा होना चाहिए, विदेशी सामान नहीं आना चाहिए, स्वदेशी पर हमको अपनाना चाहिए और ये ही गांधी का मार्ग है। लेकिन जिस तरह से फार्मास्यूटिकल्स पे ये जो आपकी कस्टम्स बढ़े हैं, क्या एक दवा व्यापारी के नाते मैं आपसे बात करूं तो क्या हमारी दवाएं महंगी नहीं होंगी? क्या जो सामान रॉ मटेरियल जो आप चीन से बुलाते हैं वो महंगा नहीं होगा? और जब रॉ मटेरियल महंगा आपका हो जाएगा तो जो टैबलेट्स, जो कैप्सूल, जो इंजेक्शन आप बनाते हैं वो महंगे नहीं बनेंगे? नहीं, देखिए, इसको आपने जिस सरलता से और सामान्यता से कहा, हमको उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत जब बनेगा जब हमारे यहाँ सब चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होगी। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि कोरोना काल में हमको, चूंकि हमारी डिपेंडेंसी चाइना पर 85% थी बेसिक ड्रग को लेके, बेसिक ड्रग हम इंपोर्ट करते थे, उसके बाद जो उसका हम रॉ मटेरियल जो हमारे पास आता था उससे हम दवाइयों का निर्माण करते थे। आपको मैं इंडिया की बहुत अच्छी बात बताऊं, हमारा पूरा हिंदुस्तान फार्मा का एक बहुत बड़ा हब है। और मैं इंदौर की बात करूं मध्य प्रदेश में, तो इंदौर और यहाँ से लगा हुआ जो पीतमपुर है, वहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होता है, गवर्नमेंट सप्लाई होता है और जो है निजी बाजार में भी दवाइयों का पूरा वितरण होता है। अब इसका रॉ मटेरियल हमको चाइना पर डिपेंड रहना पड़ता था। हमारी कोविड काल में, कोरोना काल में हमारी स्थिति ये हो गई कि हम 3 से 4 गुना पैसा ज़्यादा देने के बाद भी चाइना से वो माल नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि चाइना ने उसकी शॉर्टेज कर दी थी और शॉर्टेज के बाद उन्होंने दाम बढ़ा दिए थे। उसका बेनिफिट ये मिला कि हमको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो दवाई का निर्माण कैसे होगा? अच्छा, एक हमारे लिए, इंडिया के लिए इसमें एक बहुत अच्छी बात यह कि हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट है, यानी हमारी जो दवाइयाँ हैं, उसकी साख पूरे विश्व में चाइना में, वो चाइना की साख नहीं है, चाइना का कंट्रोल केवल रॉ मटेरियल पे है। तो आपने देखा कि रॉ मटेरियल में तो उसकी मास्टरी है, परंतु जो फिनिश प्रोडक्ट होता है, जो दवाइयां होती है, उसमें मास्टरी भारत की है। मेरा सवाल ये था कि दवाइयां अब सस्ती होंगी या महंगी? मैं उसी बात पे आ रहा हूं। तो अब जो हमारा वो 62% पे हम उसको ले आए हैं, रॉ मटेरियल अब हिंदुस्तान में बनने लगा है। अब कस्टम ड्यूटी उन्होंने बढ़ाई है, तो हमारे यहाँ जो इंडिया की जो फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थी, जो लंबे समय से बंद थी घाटे के चलते, क्योंकि हमारे यहाँ का अगर उत्पादन होता था तो उसकी जो कास्ट थी 100 रुपये आता थी, तो चाइना वाले उस माल को 80 रुपये में इंडिया में बेच देते थे। कुल मिला के वो फैक्ट्रियां बंद हो गई। ये कस्टम ड्यूटी बढ़ने से उनमें एक जान आएगी, नया निर्माण होगा। और मैं आपको यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि फार्मा हब का निर्माण हो रहा है, 5 बल्क ड्रग पार्क आ रहे हैं। और ये मध्य प्रदेश का भी सौभाग्य कि एक बल्क ड्रग पार्क भोपाल होशंगा रोड पर आ रहा है। इसका मतलब ये कि हम बल्क ड्रग के निर्माता हो जाएंगे। अभी तक पूरे विश्व में सबसे बड़ा निर्माता चाइना है, तो हमने सीधे उसको चैलेंज देने का काम किया है इस हब के माध्यम से। एक हिमाचल प्रदेश में जा रहा, इस प्रकार से जो फार्मा का हब आएगा तो हम रॉ मटेरियल यहाँ पे बना पाएंगे। उससे निश्चित रूप से हमको दवाइयां सस्ती मिलेगी, रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा और दवाइयों का निर्माण की लागत भी सस्ती होगी, तो दवाइयां सस्ती होगी। साथ में मैं प्रतीक जी ये बात जरूर जोड़ूंगा कि आप केवल रॉ मटेरियल को रॉ मटेरियल से मत देखिए, उसके अंदर जो पन्नी लगती है, उसके अंदर जो पैकिंग मटेरियल लगता है, उसके अंदर जो पैकेजिंग मटेरियल लगता है, इवन छोटी सी सील वो भी यहां पर बनने लगेगी। तो इस उद्योग से 10 उद्योग और बढ़ेंगे।
10 उद्योग बढ़ेंगे तो उनके रोजगार के अवसर खुलेंगे। निश्चित रूप से जिस प्रकार एमएसएमई में उन्होंने 15,700 करोड़ रुपए का आज प्रावधान किया है, मुझे लगता है कि पिछले साल से लगभग वो डबल है। तो निश्चित रूप से उसमें हमको बेनिफिट मिलने वाले हैं और कस्टम ड्यूटी बढ़ेगी जब भी उसके इंपोर्ट पे रोक लगेगी और हमारे हिंदुस्तान का रॉ मटेरियल हम बना पाएंगे, जिससे हमको फायदा होने वाला है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो जोर दे रही है सरकार, ये दूरगामी नतीजा है, दूरगामी परिणाम इसके हमारे सामने आएंगे और ये किसी भी देश को अपनी बुनियादी अधोसंरचना को मजबूत करना चाहिए। इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं उसमें चुनावी तड़का भी मारा गया है। सड़कें पश्चिम बंगाल में ही बनेंगी, जो पश्चिम बंगाल और असम के जो टी वर्कर्स हैं उनके लिए कोई एक अलग से योजना आई है। मेट्रो या ट्रेन की जो बात कही है वो तमिलनाडु के लिए है। सड़कें जो बनाई जा रही हैं वो तमिलनाडु में बनाई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर विथ चुनावी ग्रेवी, ऐसा नहीं लग रहा आपको? सर देखिए, ये तो आज नहीं सालों से हम देख रहे हैं कि जैसे ही कहीं पर स्टेट में चुनाव आना है तो उधर उस जगह पर सरकार का एक स्पेशल सॉफ्ट कॉर्नर भी रहता है और चुनावी एक मुद्दा भी बन जाता है। आपने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा कि इन्होंने जितना भी रोड एक्सपेंशन की बात करी, 1100 किलोमीटर रोड इन्होंने बात करी है। पश्चिम बंगाल में 1100 किलोमीटर रोड का नया बनाने के लिए, असम में इन्होंने करीब 2200 से 2500 किलोमीटर का नया बनाया है। साथ ही मेट्रो के जो प्रोजेक्ट्स जो इन्होंने दिए हैं वो मेनली तमिलनाडु और केरला में दिए हैं। मैं आपकी बात सही मान रहा हूं क्योंकि एक एक मेट्रो प्रोजेक्ट जो आता है वो 5,000 से 7,000 करोड़ का उन्होंने वहां पर प्रावधान किया है। तो जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चुनावी स्टेट्स को इन्होंने ज्यादा वेटेज देते हुए उन्हें वहां पर ज्यादा अमाउंट देने की कोशिश की है। इसका दोनों तरह से आप ले सकते हैं कि वहां पर सरकार ने या तो ये देखा होगा कि पहले काम कम हुआ है, साथ ही वहां पर उन्हें वोट की थोड़ी सी राजनीति है। वो भी देश का हिस्सा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहां भी बनता है तो क्या बुरा है, केरल में भी बनते हैं तो क्या बुराई है और तमिलनाडु में बनता है तो क्या बुराई है। लेकिन मैं ये जानना चाहता, ये मेरा जो नजरिया है वो ये कि सरकार चूंकि राजनीतिक दल की सरकार होती है और इस देश में तो चावल और गेहूं के दाम भी राजनीति तय करती है, किसान आंदोलन भी राजनीति का एक हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमण ने एक चतुर राजनीति की भूमिका निभाई है। बिल्कुल, बहुत ही चतुराई से उन्होंने उस पूरे के पूरे फंड को उधर डाइवर्ट कर दिया और जिस तरह से उन्होंने डाइवर्ट किया है उस जगह पर उस चीज को, वो एक दुखती रख थी। पश्चिम बंगाल असम में रोड की एक बहुत बड़ी दुखती रख थी, उसी के साथ में केरला तमिलनाडु में मेट्रो की दुखती रख थी। साथ ही इन्होंने 5 या 6 फिशरीज के 5 फिशिंग हब बनाएंगे, 5 फिशरीज हब बनाएंगे, उसमें मदुरई और ये जो चीजें हैं ये सब के सब तमिलनाडु और केरला में है और पश्चिम बंगाल फिशिंग में। तो ये सब चीजें हैं। मूलचंदानी जी, क्या इस बजट के बाद आपको क्या उम्मीद लग रही है कि देखिए घाटे का बजट है, 6.8 करोड़ का घाटा है। दूसरी तरफ हमने जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण आया, सुब्रमण्यम साहब ने कहा कि साहब 21-22 में जीडीपी 11% हो जाएगी, जीडीपी 7% हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, डबल डिजिट हो जाएगी। हम कई 10 सालों से सुन रहे हैं, होती जाती कुछ है नहीं। एक बार फिर से नया हमको एक आंकड़ा दे दिया 11% का। ये जो घाटा दिख रहा है हमको, इस घाटे के बाद हम कहाँ तक कितना आगे जा पाएंगे, क्या सोचते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काम हो रहा है और जो कोरोना में एक बहुत बड़ा झटका हिंदुस्तान को लगा है, मुझे लगता है कि ये तो मोदी सरकार थी जो ये झटका जनता ने भी सह लिया और सरकार ने भी सह लिया। परंतु इससे उभर के जिस प्रकार से हम तेजी से बाहर आए, बहुत तेजी से आए, विश्व स्तर पर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इससे हम उभर के सबसे पहले हम आए। उसमें जनता का भी योगदान है पर सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है क्योंकि डिसीजन सरकार को लेना पड़ता है। तो घाटा तो लंबा हुआ है, उस घाटे को कम से कम 3 साल लगेंगे। जिस प्रकार से वित्त मंत्री जी ने बोला कि इस साल, अगले साल और उसके नेक्स्ट ईयर, ये 3 साल उसको भरने में लगेंगे। परंतु उसको लेके कहीं भी विकास के कार्य अवरुद्ध नहीं हो रहे हैं। आपने सड़कों की बात करी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने असम की बात करी, तमिलनाडु की बात करी, बंगाल की बात करी, परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा कि दूसरे प्रदेशों में भी बहुत सारी चीजें दी गई है। सैनिकों के ऊपर भी ध्यान दिया गया है। आप देखेंगे 100 नए सैनिक जो है वो स्कूल खुलने जा रहे हैं। उसके अलावा आप देखेंगे जो अनुसूचित जाति वर्ग है और जो बच्चे हैं उनके लिए 35,219 करोड़ रुपए का आवंटन करा है उन्होंने। स्कूल खोले जाएंगे, 25-26 तक जो भी उनको
अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए जो बात हो रही है, तो सरकार देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए कटिबद्ध है और हर क्षेत्र में, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, कोई भी बात हो, हर किसान की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो। आप देखिए रात में महिलाएं काम करेगी। जब मैं कांग्रेस को इस समय याद नहीं करना चाह रहा था, पर अब चूंकि पॉइंट निकला है तो जरूर बोलूंगा, कांग्रेस के सरकार में तो महिलाएं दिन में सुरक्षित नहीं थी। अब तो हमारी महिलाएं पुरुषों के जैसे कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। ऐसा वातावरण कैसे विकसित हुआ? ये सरकार की जिम्मेदारी थी और सरकार उसमें सफल हुई है। अब रात्रि में भी महिलाएं काम करेगी, यानी सुरक्षा का भाव है कि हम रात्रि में भी काम कर सकते हो, पुरुष के बराबर खड़ी है। तो मुझे लगता है कि किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, हम व्यापारी हो, उद्योगपति हो, सबको एक लय में लाके और ये बजट पेश किया गया है। परंतु हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अब हमको हमारी सोच बदलना पड़ेगी कि हमको इनकम टैक्स में ये बेनिफिट मिल जाएगा, हमें जो है ये सुविधा मिल जाएगी, ये सस्ता हो जाएगा, ये महंगा हो जाएगा। इन सबसे ऊपर उठ के, क्योंकि अब हम विश्व स्तरीय कंपटीशन में जा रहे हैं, तो विश्व स्तरीय जाएंगे तो हमको निश्चित रूप से, जीएसटी में था, जीएसटी लागू हुआ, काफी विरोध हुआ, आपने देखा होगा कि सरलीकरण हो गया। तो अब जो सही व्यापारी है, जो एक नंबर का काम करने वाला व्यापारी है, वो आराम से अपने ऑफिस पे अपनी चेयर पे बैठ के पूरा काम करता है। आपने देखा कि जो 2 नंबर के व्यापारी थे, चिल्ला वो ही रहे, वो नहीं चिल्ला रहे जो बिल्कुल साफ सुथरा काम करता था। चलिए मूलचंदा जी, benefits समय भी मुझे मिलते याद नहीं हैं। दे रहा, मुझे ये पैनल को, डिस्कशन को यहीं रोकना पड़ेगा। मैं नई टीम के साथ फिर से हाजिर होऊंगा, लेकिन आखिरी कमेंट गुप्ता जी आपका, इस बजट को लेकर आपका आखिरी कमेंट क्या है? मेरा आखिरी कमेंट है कि मैं इस बजट से मध्यम वर्ग के व्यापारी के लिए डिसअपॉइंटेड हूँ। मैं जो चीज़ चाह रहा था, जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर हम विश्व स्तरीय जाना चाहते हैं तो जब तक हम अपने नीचे तबके के लोगों को और मध्यम वर्ग को अलग से एक स्ट्रेंथ नहीं देंगे, उनको एक शक्ति नहीं देंगे, जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और अगर हमको विश्व गुरु बनना है, अगर हमें नंबर 1 पे पहुंचना है, तो हमें सब लोगों को साथ में लेके काम चलना है। तो मध्यम वर्ग के लिए ये डिसअपॉइंटिंग बजट है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, अगले 5 साल के लिए उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें दी है, किंतु मध्यम वर्ग के लिए ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। बहुत धन्यवाद जेपी मूलचंदानी जी आपका, बहुत धन्यवाद नीतीश गुप्ता जी आपका। आप दोनों मेहमान हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों से बात की। निश्चित रूप से बजट की बहुत सारी पेचीदगियां हैं, बजट की बहुत सारे सूत्र हैं, धीरे धीरे परतें आपके सामने खुलती जाएंगी। आज हम बात कर रहे थे, अभी इस पैनल के साथ में बात कर रहा था मध्यम वर्गों को लेकर और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर। अगली एक और नई पैनल हमारे साथ बहुत जल्दी आएगी, मैं फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ, नए विषय के साथ। देखते रहिए बजट की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर वो बात जो आप तक जानना जरूरी है, आप तक पहुंचना जरूरी है। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार जी, धन्यवाद।